जय हिंद प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो है वो आप सभी के लिए एग्जाम वॉर साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि डीप रिसर्च करने के बाद टॉप 100 MCQ जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, और ये बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव है आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आप सभी के लिए गोल्ड माइन साबित होने वाला है, महासंग्राम साबित होने वाला है, और एग्जाम वॉर साबित होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको हार्ड देखने को मिलेंगे, लगेंगे काफ़ी हार्ड है ना। क्यों? क्योंकि मैं डीप रिसर्च करने के बाद जो है टॉप 100 MCQ वो लेकर के आया हूँ। जैसे हमें लगता है बोर्ड एग्जाम में कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन ये वीडियो आप देख लिए तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको न्यू यूनिक देखने को मिलेंगे एग्जाम में, है ना। तो उससे आप जो है रूबरू हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और यकीन मानिए ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं, टाइम वेस्ट किए बगैर, और बहुत जल्दीबाजी में समझने का कोशिश करेंगे, और आपका जो है टाइम को हम जाया नहीं होने देंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आप सभी के लिए, भारत तेंदु युग के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। तो भारत तेंदु युग के जो प्रवर्तक है वो किसको माने जाते हैं? हरिश्चंद्र जी को माने जाते हैं, है ना। हरिश्चंद्र से माने जाते हैं, इसलिए माने जाते हैं उन्होंने नाटक, निबंध, कविता और पत्रकारिता में काफ़ी योगदान दिया, इसलिए उनके काल को, है ना, भारत तेंदु युग कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं, क्या है। कामायनी के रचिता है। तो कामायनी की जो रचिता है प्यारे बच्चों, है ना, कामायनी एक छायावाद का जो है प्रमुख महाकाव्य है। इसमें श्रद्धा, ईरा, है ना, बहुत सारे भाव व्यक्त किए गए हैं। ये मन की भावनाओं को, मन की कथाओं को लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जयप्रकाश, है ना, सॉरी, जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर का सवाल है, रामचरितमानस, है ना, रामचरितमानस की भाषा है। तो रामचरितमानस जो है ये तुलसीदास ने लिखा है। कौन लिखा है? तुलसीदास। और याद रखिए अवधी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। किस भाषा में लिखा गया? अवधी भाषा में। ये काफ़ी लोकप्रिय ग्रंथ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका बी, अवधी हो जाएगा। क्लियर है टॉपिक। साकेत किस विधा की रचना है? तो साकेत याद रखिए, साकेत जो है वो क्या है? मैथिलीकरण जो है गुप्त, है ना, द्वारा ये लिखा गया है। किसके द्वारा? मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसमें राम कथा, उर्मिला दृष्टिकोण से दिखाया गया है। तो ये एक प्रकार का महाकाव्य है। क्या है? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। गोदान उपन्यास के लेखक है। तो गोदान उपन्यास के जो लेखक है प्यारे बच्चों वो कौन है? तो गोदान एक सर्वश्रेष्ठ जो है उपन्यास माना जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रामीण जीवन और किसान के पीड़ा को दिखाया गया है इसमें, ठीक है। तो इसका लेखक जो है आपका ये हो जाएगा प्रेमचंद। कौन हो जाएगा? प्रेमचंद। 6 नंबर का सवाल है कि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में शामिल नहीं है इनमें से। छायावाद में, तो याद रखिए छायावाद में जो है कौन शामिल नहीं है? तो छायावाद में जो है जयप्रकाश, जयशंकर प्रसाद है, निराला है, महादेवी वर्मा है। तो इनमें जो है आपका प्रेमचंद शामिल नहीं है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि प्रेमचंद जो है यथार्थवाद के जो है कथाकार थे, यानी यथार्थवादी कथाकार थे, ठीक है। चलिए 7 नंबर का सवाल देखते हैं। निहार काव्य संग्रह के कवि कौन है? तो निहार जो है प्यारे बच्चों, निहार जो है ये सुमित्रानंदन पंत का पहला काव्य संग्रह है। इनमें जो है प्रकृति का जो सुंदरता है, सौंदर्य को दर्शाया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका पंत हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर का सवाल है कि कबीर किस भक्ति धारा से संबंधित है? तो कबीर की बात किया जा रहा है, तो कबीर याद रखिए निर्गुण भक्ति के संत थे। कौन थे? वे मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वो ईश्वर को, है ना, निराकार मानते थे कि ईश्वर दिल में होता है, ठीक है, ईश्वर मन में होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा निर्गुण, ठीक है, बी। कह रहा मेला आंचल का आंचल है, ठीक है। तो मेला अंचल का आंचल जो हो जाएगा यह फणीश्वर नाथ रेणु का जो है ना, आंचलिक उपन्यास है। इसमें बिहार के जो मिथिला क्षेत्र है, जो मैथिली भाषा बोला जाता है ज़्यादातर, है ना, की करै छी, कहाँ जाइ छी, तो ये सब चीज़ों को दर्शाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलांचल मिथिला भाषा से संबंधित है, ठीक है। चलिए 10 नंबर का सवाल देखते हैं। रस के कितने अस्थायी भाव माने जाते हैं? काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे बच्चों। तो भारतीय जो काव्य शास्त्र है इनमें 9 रस माने जाते हैं, जैसे श्रृंगार, करुण, वीर इत्यादि जो है 9 हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा गीतांजलि के कवि है। गीतांजलि, तो प्यारे बच्चों गीतांजलि जो है, गीतांजलि के जो कवि है ये रविंद्रनाथ टैगोर की जो है प्रसिद्ध कृति है ना। इनको जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला था, याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर टैगोर हो जाएगा, सी। चलिए 12 नंबर का सवाल देखते हैं। कह रहा भारत दूरदर्शा किस विधा की रचना है? तो भारत दूरदर्शा की बात कर रहा है, तो ये है ना भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित क्या है, नाटक है। इनमें भारत की दुर्दशा दिखाई गई है। तो ये याद रखिए, भारत
दुर्दशा क्या हो जाएगा, नाटक हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, कह रहा है कि अंधायुग के लेखक हैं, तो अंधायुग के लेखक जो है प्यारे बच्चों ये हिंदी का एक प्रसिद्ध नाटक है और यह महाभारत पर आधारित है। इसको जो लिखा है धर्मवीर भारती लिखा है। कौन लिखा है, धर्मवीर भारती। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है, तो रीतिकाल याद रखिए, ये रीतिकाल श्रृंगार का एक प्रमुख रस है। ठीक है, जिसमें नायिका के जो है अनेक प्रकार बताए गए हैं। नायक जो होता है, नायक नायिका है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका नायिका के प्रकार या भेद, सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कह रहा है कि रश्मि रथी के रचयिता कौन है, तो याद रखिए रश्मि रथी जो है हमारा कर्ण जीवन पर आधारित काव्य है। इसमें वीर रस क्या है, इसका प्रधान है। ठीक है, जो वीरों की जो है दुर्दशा के बारे में बताया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा, बी, रामधारी सिंह दिनकर। कह रहा उपन्यास सम्राट किससे कहा मतलब जाता है, उपन्यास सम्राट जो है किसको कहा जाता है, तो उपन्यास सम्राट पहले समझिए कौन किनको कहा जाता है। तो बहुत सारे जो सामाजिक उपन्यास है ना, बहुत सारे ग्रंथ है वो सामाजिकों के बारे में जो दर्शाया है ना, वो कौन दर्शाया है, वो प्रेमचंद, मतलब बहुत सारी चीज़ों को लिखा है, दर्शाया है समाज पे आधारित। ठीक है, तो समाजों की दुर्दशा के बारे में बताया गया है, समाजों के उपन्यास को लिखा है, तो इसलिए इनका नाम सम्राट पड़ गया। तो उपन्यास सम्राट जो है किसको कहा जाएगा, प्रेमचंद को। ये सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछ सकता है। ठीक है, लगेंगे एग्जाम में कि आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, ये डीप रिसर्च करने के बाद जो है लिया गया है और काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। याद रखिए, आगे चल करके आप सीटेट देंगे या बीपीएससी देंगे या बहुत सारे कंपटीशन का एग्जाम देंगे, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। 17 नंबर का सवाल है कि भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, तो भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो याद रखिए भक्ति आंदोलन में ईश्वर के प्रति प्रेम है ना, ईश्वर का प्रचार प्रसार करना इसका लक्ष्य था, और इनका लक्ष्य था मोक्ष की प्राप्ति करना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, है ना, सत्ता प्राप्ति, सामाजिक शिक्षा, ये तीनों नहीं होगा, ईश्वर भक्ति हो जाएगा। ठीक है, कह रहा लघु कथा की प्रमुख विशेषता है, तो याद रखिए लघु कथा जो है, लघु कथा का मतलब होता है संक्षिप्त, छोटा, है ना, कोई भी चीज़ों को संक्षिप्त में लिखना, कम शब्दों में लिखना, तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, संक्षिप्तता, सी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा खड़ी बोली का मानक रूप किस काल में स्थापित हुआ है। खड़ी बोली की अगर बात किया जाए तो खड़ी बोली याद रखिए आधुनिक काल से लिया गया है, यानी आधुनिक काल की बोली मानक से बनी है, और आज की हिंदी जो है इसी पर आधारित है। ठीक है, खड़ी बोली बोली जाती है, तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, आधुनिक काल। ठीक है, कह रहा तार सप्तक से संबंधित है। तार सप्तक की अगर बात किया जाए, तार सप्तक का जो संपादन किया था, यानी संपादक जो था वो कौन था, अज्ञेय जी था। कौन था, अज्ञेय जी। ये प्रयोगवाद का महत्वपूर्ण संग्रह है, तो याद रखिए हरिशंकर प्रसाद अज्ञेय। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, अज्ञेय, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 21 नंबर का सवाल है नाटक के कितने मुख्य तत्व माने जाते हैं। नाटक, तो याद रखिए नाटक की अगर बात किया जाए तो नाटक का जो है आपका टोटल कितने हैं, 5 मुख्य तत्व माने जाते हैं, जिसमें आपका कथा वस्तु हो गया, पात्र हो गया, संवाद हो गया, उद्देश्य हो गया, अभिनय हो गया, है ना। इनके बिना नाटक क्या होगा, अधूरा होगा। ठीक है, नाटक में हर चीज़ों को दर्शाया जाता है, कथा, सॉन्ग, संवाद, है ना। जैसे मूवी वगैरह देखते हैं तो मूवी में बहुत सारे कैरेक्टर आपको देखने को मिलते हैं, बीच बीच में सॉन्ग भी आ जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी, 5 यानी 5। 22 नंबर का सवाल है सूरदास किस रस के कवि माने जाते हैं। सूरदास काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, तो याद रखिए सूरदास जो है ना, वो श्रृंगार के कवि माने जाते हैं। क्यों, क्योंकि सूरदास ने कृष्ण लीला का वर्णन किया है, और उनकी रचनाओं का जो है बहुत सारे चीज़ श्रृंगारिक, है ना, प्रमुख दृश्य को दर्शाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, श्रृंगार। 23 नंबर का सवाल है कि निबंध सम्राट की उपाधि किससे मिली है। तो निबंध सम्राट की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो किसको मिला है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को मिला है, जो हिंदी निबंध को जो है काफ़ी समृद्ध तरीके से मतलब दर्शाया है, और इसी कारण से उन्हें निबंध सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, निबंध सम्राट। किसको किसको कहा जाता है प्यारे बच्चों, तो रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। चलिए 24 नंबर के सवाल को देखते हैं क्या है। 24 नंबर का सवाल है लोकगीत की विशेषता है। तो लोकगीत की क्या विशेषता है, लोग जो गीत गाते हैं, है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी वाला जो बातें होता है, पॉइंट होता है, उनको दर्शाया जाता है। ठीक है, और उन चीज़ों को मौखिक तरीके से क्या करता है डिलीवर करता है, यानी कोई भी बातों को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है लोकगीत क्या हो जाएगा, किसकी विशेषता हो जाएगा, मौखिक परंपरा, इसको जो है लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, कह रहा प्रयोगवाद का संबंध है, तो याद रखिए प्रयोगवाद का जो संबंध है वो आधुनिक काव्य से। क्यों, क्योंकि प्रयोगवाद जो है आधुनिक कविता की एक धारा है, इसमें नए प्रयोग और नई भाषा मिलती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए 26 नंबर का सवाल देखते हैं। दोहे के छंद में कुल कितनी मात्राएं हैं? तो दोहे के छंद में वैसे 24 मात्राएं हैं, याद रखिए, लेकिन बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग इसमें जो है 22 मात्राएं मानी जाती है। जैसे प्रथम में जो है 13 है ना, प्रथम और तृतीय में कितना है, 13 है, और चतुर्थ में 11, टोटल जो है 24 मात्रा है, लेकिन बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग 22 मानी जाती है। तो याद रखिए, अगर एग्जाम में आ जाए तो 22 टिक कीजिएगा, 24 करेंगे तो आपका गलत हो सकता है, ठीक है। वैसे 24 से आदिकाल को जो है अन्य नाम से भी जाना जाता है, आदिकाल। तो आदिकाल जो है ना, वीर गाथा काल को कहा जाता है, क्योंकि इस काल में जो है वीरों की गाथाएं लिखी गई है, ठीक है, जिसमें वीर गाथाएं के बारे में दर्शाया गया है। और आदिकाल के जो है जो भी मानव थे, है ना, वीर थे, ठीक है, जानवरों का शिकार वगैरह करते थे, ठीक है, तो वो जानवरों से नहीं डरते थे, है ना। तो इसको क्या कहा जाएगा, आदिकाल को, आदिकाल का दूसरा नाम वीर गाथा काल। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर का सवाल है, काव्य में आत्म, है ना, आत्म अभिव्यक्ति किस वाद की विशेषता है? तो याद रखिए, ये छायावाद की विशेषता हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कवि जो है अपने मन की भावना को लिखता है, ठीक है। इसका आत्मा और भावना इसका मुख्य केंद्र होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका छायावाद हो जाएगा। भारतेंदु, है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध किस विधा से अधिक है? तो याद रखिए, उनका जो है ज्यादातर नाटक वगैरह वो लिखा है, ठीक है, भारतीय परंपरा को दर्शाया, भारत को नई दिशा की ओर दर्शाया, नाटक को जो है नई दिशाएं दी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका नाटक हो जाएगा, बी। कह रहा है कि प्रगतिवाद का मुख्य केंद्र है। तो प्रगतिवाद जो है ना, वो समाज की प्रगति समस्याओं पर आधारित है, जिसमें गरीबी, शोषण और मजदूर की जीवन का विषय को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। निहार काव्य संग्रह के कवि है। निहार की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो निहार का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सुचित्रानंदन पंत हो जाएगा। इनका पहला संग्रह है और इनकी जो प्रकृति का जो सुंदरता है वो दर्शाता है, उनका वर्णन है। तो इसका राइट आंसर आपका पंत हो जाएगा, ठीक है। कह रहा कबीर की भाषा शैली मुख्यतः है। तो याद रखिए, कबीर की भाषा जो है वो खरी बोली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खरी बोली। क्योंकि कबीर जो थे वो क्या करते थे, है ना, जो भी भाषा बोलते थे, है ना, वो ब्रज भाषा का इस्तेमाल करते थे। अवधी और ब्रज भाषा का मिश्रण ही खरी बोली कहलाता है। तो खरी बोली का इस्तेमाल करते थे। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, खरी बोली, ठीक है। याद रखिए, दो भाषाओं का मिश्रण है, अवधी और ब्रज। कह रहा गीतांजलि का मूल रूप है। तो गीतांजलि का मूल रूप जो है, गीतांजलि बांग्ला भाषा में लिखा गया है और इसका अनुवाद जो है अंग्रेजी में किया गया है। तो गीतांजलि जो हो जाएगा बांग्ला का मूल है, ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है गोदान का कथानक मुख्यतः है। तो गोदान की बात किया जाए तो प्यारे बच्चों, गोदान किसान की जीवन की सच्चाई को दिखाता है और यह यथार्थवादी उपन्यास है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो सामाजिक यथार्थ, ठीक है, ये हो जाएगा। साकेत विषय है। तो साकेत के बारे में, है ना, सवाल पहले भी देख चुके हैं। साकेत रामायण पर आधारित है, इसमें उर्मिला का त्याग दिखाया गया है। तो ये रामचरित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रामचरित, ए। 36 नंबर का सवाल है, अंधा युग का नाटक का केंद्रीय विषय है। तो अंधा युग की अगर बात किया जाए तो ये महाभारत के युद्ध के बाद की जो है पीड़ा को दिखाई गई, दर्शाई गई, जिसमें युद्ध की जो विनाश लीला है उनका प्रमुख क्या है, विषय है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पराजय का दुख, ठीक है, सी हो जाएगा। 37 नंबर का सवाल देखते हैं, कमायनी में भाव, है ना, कमायनी में भाव प्रधान रस है। तो कमायनी की अगर बात किया जाए तो इसमें जो है मानव की दुख, यानी इंसान की दुख और पीड़ा को दिखाता है। तो ये करुण रस प्रधान है। तो इसका राइट आंसर आपका बी, करुण हो जाएगा, ठीक है। 38 नंबर का सवाल है, तार सप्तक किन कवियों के, है ना, काव्य संग्रह है। तो याद रखिए, तार सप्तक का मतलब होता है 7 कवियों का संग्रह, ठीक है ना। सप्तक का अर्थ 7 होता है ना। इनमें 7 नए कवियों की रचना क्या है, उल्लेखित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 7 कवियों का संग्रह, यानी 7 कवियों का, ठीक है, सी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर का सवाल है, रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है। तो रीतिकाल की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो रीतिकाल का क्या हो जाएगा, प्रमुख विशेषता। तो ये रीतिकाल में जो है नायिकाओं के प्रकार को दर्शाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य श्रृंगार का जो है रस का प्रधान था, ठीक है, श्रृंगारिक चीजों को दर्शाया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, नायिका के भेद, है ना, नायिका भेद। 40 नंबर का सवाल है, गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है, ठीक है। तो याद रखिए, गोखले जी जो थे, है ना, वो क्या थे, वो एक राजनेता थे, ठीक है, जो स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे और वो समाज सुधारक भी थे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, राजनीति हो जाएगा। तो समाज सुधारक इसमें इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो राजनेता थे। राजनेता का ही अर्थ होता है समाज को सुधारना, ठीक है। 41 नंबर का सवाल है, दोहे की परंपरा तथा विकास किसके प्रभाव से है। तो याद रखिए, दोहे की जो है परंपरा तथा विकास जो है वो भक्ति आंदोलन से क्या है, भक्ति आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। क्योंकि कबीर और रहीम के दोहे जो है वो
ईश्वर का प्रचार प्रसार, उनकी विशेषताओं को दर्शाया गया है। और ये इसका जो है कॉन्सेप्ट भक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भक्ति। ठीक है। 42 नंबर का सवाल है, भक्ति साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, या क्या है? तो भक्ति साहित्य का मुख्य उद्देश्य था ईश्वर के प्रति प्रेम, है ना, ईश्वर का जो है सही जो मीनिंग है वो समझाना, और ईश्वर ही मुक्ति का मार्ग बताया गया इसमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भक्तिपूर्ण, है ना, ध्यान। ठीक है। कह रहा है 43 नंबर का, लोकगीत का मुख्य स्रोत है। तो लोकगीत जो है मुंहों से गाया जाता है, ये लिखा नहीं जाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा मौखिक परंपरा। ठीक है। चलिए 44 नंबर का सवाल देखते हैं। 44 नंबर में क्या कह रहा है? नाटक में पात्र के संवाद का उद्देश्य है। नाटक की अगर बात किया जाए तो ये नाटक जो है हमें प्रस्तुति दिखाता है। क्या करता है? हमें दिखाता है करके, है ना, भावनाओं को प्रकट करके दिखाता है और कहानी को आगे बढ़ाता है। ठीक है, जैसे मूवी वगैरह हम लोग देखते हैं तो ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रस्तुति, बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए 45 नंबर का सवाल देखते हैं। उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता है। तो उपन्यास जो है वो कोई भी चीज़ों के प्रति कल्पना किया जाता है, उन चीज़ों को जो विस्तृत रूप से, है ना, दिखाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मतलब दर्शाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कल्पना। ठीक है, बी। चलिए 46 नंबर का सवाल देखते हैं प्यारे बच्चों। आधुनिक कविता की पहचान है। तो याद रखिए आधुनिक कविता यानी नया चीज़ों को दर्शाता है। ठीक है, आधुनिक कविता में नए विचार लाती है, पुरानी परंपराओं से हटकर ये होती है। तो 9-4 हो जाएगा नया विचार। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर का सवाल है, साहित्य में व्यंग का मुख्य लक्ष्य है। तो साहित्य में जो है व्यंग का मुख्य लक्ष्य क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो ये जो है क्या किया गया है, साहित्य जो है ना, व्यंग का जो है आलोचना, मतलब व्यंग में जो है समाज की बुराइयों पर जो है चोट करता है ना, हंसकर इनकी सच्चाई को बताता है, इनकी आलोचना करता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, आलोचना। 48 नंबर का सवाल है, पंचमी के कवि जो है वो कौन थे? नागार्जुन थे, जो प्रगतिशील कवि थे। उनकी कविताएं समाज को जो है चेतना की ओर लेके जाती थी। ठीक है, चेतना भरती थी। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नागार्जुन, ए हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए 49 नंबर का सवाल देखते हैं। प्रयास कविता किस भाव को प्रतिपादित करती है? तो याद रखिए प्रयास कविता जो है आत्मसंघर्ष, मेहनत, संदेश और हार न मानने की प्रेरणा यानी मोटिवेशन हमें देती है। ठीक है, तो मोटिवेशन देती है प्रयास कविता। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, आत्मसंघर्ष। 50 नंबर का सवाल है, साहित्यिक आलोचना का मुख्य उद्देश्य। तो साहित्यिक आलोचना का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो साहित्यिक आलोचना जो है हमारे रचना की अच्छाई बुराई को दर्शाता है। जो हम जो भी मतलब आलोचना करते हैं उनकी जो प्रति रचना होता है ना, उनकी अच्छाई बुराई को बताता है, और ये साहित्य की दिशा को मतलब दर्शाता है, और हमें कुछ करने की जो है क्या देती है? प्रेरणाएं देती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा मूल्यांकन। ठीक है, आपका मूल्यांकन। चलिए 51 नंबर का सवाल देखते हैं। 51 नंबर में क्या कह रहा है? छायावाद का सबसे बड़ा विषय रहा है। तो छायावाद का सबसे बड़ा विषय जो है वो आत्मा रहा है। ठीक है, कवि अपने मन की आत्माओं की भावनाओं को व्यक्त करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है। 52 नंबर का सवाल है, मधुशाला किस प्रकार की कविता है? तो याद रखिए मधुशाला जो है वो जीवन की जो है दर्शन को दर्शाता है। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला जीवन और उनकी सच्चाई को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जीवन दर्शन। याद रखिए प्यारे बच्चों, ये कुछ सवाल ऐसे हैं जो 11th का बुक से भी लिया गया है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका कॉम्बिनेशन के साथ जो है 12th में पूछा जाता है। कुछ सवालों को लिया गया है ना। महाकाव्य की प्रमुख विशेषता है, याद रखिए महाकाव्य की जो प्रमुख विशेषता हो जाएगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा विस्तृत कथानक। ठीक है, महाकाव्य में जो है बहुत लंबी लंबी कथा को लिखी जाती है, तो विस्तृत कथानक हो जाएगा, बी। 54 नंबर का सवाल है, आधुनिक नाटक का केंद्रीय विषय आमतौर पर है। तो याद रखिए आधुनिक जो होता है, आधुनिक नाटक भीतर जो ज़्यादातर होता है वो पारिवारिक समस्या पर आधारित होता है। ठीक है, टीवी सीरियल में जैसे दर्शाया जाता है सास बहू, है ना, बहुत सारे नाटक, तो वो पारिवारिक समस्या को दर्शाता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 55 नंबर का सवाल है, हिंदी शब्दकोश का सबसे पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था। तो याद रखिए हिंदी शब्दकोश की अगर बात किया जाए तो ये 1800 के बाद यानी 19वीं सदी में क्या हुआ था? इसका विकास हुआ था। ठीक है, और ये काफ़ी मानक भाषा से बनी है, तो इसका राइट आंसर 19वीं सदी हो जाएगा। ठीक है, भाषा परिवार में हिंदी संबंधित है। तो याद रखिए भाषा परिवार में ज़्यादातर जो भाषा बोली जाती है इंडो आर्यन भाषा बोली जाती है, ये हिंदी संस्कृत से विकसित हुआ है। ठीक है, तो पारिवारिक भाषा इंडो आर्यन को ही कहा जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, लोक नाट्य की प्रमुख विशेषता है। तो लोक नाट्य की प्रमुख विशेषता जो हो जाएगा संगीत, बोली चाली जो होता है, बोलचाल, पारिवारिक विषय, ये सभी हो जाएगा, डी। ठीक है, मूवी वगैरह में आप देखते होंगे हर चीज़ का कॉम्बिनेशन रहता है। भाषा और बोली में मुख्य अंतर क्या है? तो याद रखिए भाषा और बोली में मुख्य अंतर नियम होता है। ठीक है ना, भाषा में नियम होता है शुद्ध व्याकरण का, और बोली
में नियम कुछ भी नहीं होता, ठीक है। बाकी ये सब शब्द लय अर्थ ये दोनों तीनों होगा, लेकिन नियम नहीं होगा, ठीक है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अलंकार का उद्देश्य, तो अलंकार की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो अलंकार का मतलब होता है अर्थ बताना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, अर्थ बताना। 60 नंबर का सवाल है, उपमा अलंकार में प्रयुक्त होता है। तो याद रखिए, उपमा अलंकार में जैसी वैसी, है ना, इन सारे चीज़ों का तुलना किया जाता है। जैसे, सासी, समान, ये शब्द आते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जैसी वैसी, ठीक है। ये 61 नंबर का सवाल है, अनुप्रास अलंकार का प्रमुख आधार है। तो याद रखिए, अनुप्रास, है ना, अलंकार का प्रमुख आधार क्या हो जाएगा, ध्वनि हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ध्वनि। इसमें वर्ण वगैरह चीज़ों आवृत्तियों को दर्शाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। कह रहा रूपक अलंकार में होता है। तो रूपक अलंकार में याद रखिए तुलना किया जाता है। क्या किया जाता है, रूपक अलंकार में एक दूसरे के प्रति तुलना किया जाता है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तुलना, डी। संधि विच्छेद किसे कहते हैं, तो संधि विच्छेद का मतलब होता है दो वर्णों का मेल। क्या, दो वर्णों का मेल को जो है, जब दो वर्ण मिलते हैं उसको संधि कहते हैं, जब इन दोनों को अलग करते हैं तो उनको विच्छेद कहते हैं, ठीक है। तो जो सार्थक अर्थ निकालता है ना, उसको संधि विच्छेद कहते हैं। तो संधि विच्छेद किसे कहते हैं, तो संधि विच्छेद। सवाल बनाने में कुछ थोड़ा सा ये हो गया, मिस्टेक हो गया, तो खैर कोई बात नहीं। संधि विच्छेद किसे कहते हैं, संधि विच्छेद को कहते हैं। 64 नंबर का सवाल है, समास विच्छेद में सबसे बड़ा समास विच्छेद में सबसे पहले देखा जाता है। तो सबसे पहले किसको देखा जाता है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले उनका अर्थ को देखा जाता है। जब हम समास को देखते हैं तो दो अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो अर्थों को दर्शाया जाता है समास, ठीक है। तो इसका राइट आंसर, है ना, क्या हो जाएगा, समास अर्थ को बताता है। 65 नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों कि धातु रूप मुख्यतः होता है। तो याद रखिए, धातु रूप मुख्यतः जो होता है वो क्या होता है, तत्सम होता है। धातुएं संस्कृत से ली गई है, ठीक है, तो तत्सम। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, तत्सम। 66 नंबर का सवाल देखिए, कर्मधारय समास का उदाहरण। तो कर्मधारय का उदाहरण क्या है ना, नीलकमल, क्योंकि इसमें विशेषण विशेष से दोनों है, ठीक है। ये कर्मधारय हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नीलकमल। चलिए 64 नंबर का सवाल देखते हैं, द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो द्वंद्व समास यानी एक दूसरे के ऑपोजिट होना चाहिए। तो द्वंद्व समास में क्या हो जाएगा, माता पिता, ठीक है। माता पिता एक दूसरे का ऑपोजिट है, इसमें योजक चिन्ह रहता है और एक दूसरे का ऑपोजिट रहता है, द्वंद्व समास। माता पिता, भाई बहन, ये सब क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। चलिए 68 नंबर का सवाल देखते हैं, बहुब्रीहि समास का अर्थ होता है, ठीक है। तो बहुब्रीहि समास जो होता है वो गुण को दर्शाता है, तो गुणार्थक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें जो है तीसरे व्यक्ति या तीसरे चीजों का जो है पर्सन का गुण को बताया जाता है, तो गुणार्थक हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तत्पुरुष समास में संबंध होता है। तो याद रखिए, तत्पुरुष समास में जो है संबंध बोधक होता है। क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 70 नंबर का सवाल देखते हैं, लकार का मुख्य कार्य क्या है। तो ये काल को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, काल, कौन सा काल में कौन सा काम हो रहा है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं 71 नंबर का सवाल को। 71 नंबर में क्या कह रहा है, तो 71 नंबर में कह रहा है कि भाववाच्य वाक्य में मुख्य रूप बताया जाता है। तो याद रखिए, भाववाच्य में जो है भाव को दर्शाया जाता है। किसको दर्शाया जाता है, भाव को। तो किस पर भाव पड़ रहा है, किस व्यक्ति पर जोर दिया जा रहा है। जैसे मुझसे चला नहीं जा रहा, तो मुझ पे जोर दिया जा रहा है ना, तो भाववाच्य में भाव हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। 72 नंबर का सवाल है, अव्यय शब्द किस श्रेणी में आता है। तो अव्यय शब्द जो है वो अव्यय में आता है। जैसे मान लीजिए ये ही, भी, ते और आदि, है ना, ये सब क्या है, अव्यय है। तो इसका रूप कभी नहीं बदलता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अव्यय, ये बदलता ही नहीं। 73 नंबर का सवाल है, विशेषण का कार्य है। तो विशेषण जो है वो क्या दर्शाता है, संज्ञा का वर्णन दर्शाता है, ठीक है। जैसे अच्छा लड़का, मीठा, है ना, फल, ये सब संज्ञा को दर्शाता है। तो विशेषण का कार्य क्या होता है, संज्ञा की विशेषता दर्शाना, संज्ञा का वर्णन करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा जो होता है किसको कहेंगे प्यारे बच्चों, तो संज्ञा किसी भी व्यक्ति वस्तु के नाम के स्थान को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है। जैसे राम पुस्तक, दिल्ली, फरकिया, अररिया, पूर्णिया, पटना, बिहार, ये सब क्या हो जाएगा, सब संज्ञा हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। क्रम विकारी लकार का उदाहरण है। तो क्रम विकारी जो होता है वो क्रम के अनुसार जैसे कंटिन्यू होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। कंटिन्यू कोई भी काम अगर होगा तो क्रम विकारी हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें कर रहा है, तो ये क्रम विकारी लकार का उदाहरण है। अंतःकरण का पर्यायवाची नहीं है। तो अंतःकरण का पर्यायवाची इसमें क्या नहीं होगा प्यारे बच्चों, जैसे मन हो गया, है ना, बुद्धि हो गया, चेतना हो गया, तो ये सब क्या है, अंतःकरण का पर्यायवाची है, ठीक है। ये सब चीज़ों अंतःकरण को दर्शाता है। लेकिन विचार जो है, विचार नहीं होगा, ठीक है। तो विचार इनका पर्यायवाची नहीं है, वो सीधा सीधा, है ना, हो रहा है, ठीक है, विचार व्यक्त हो रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी।
77 नंबर का सवाल है, मुहावरा लोकोक्ति के भेद हैं। तो मुहावरा जो होता है, मुहावरा वो क्या करता है, अर्थ में जो है शब्दों को अलग अलग करता है। ठीक है, क्या करता है, मुहावरा का अर्थ होता है शब्दों से अलग अलग करना। ठीक है, तो लोकोक्ति का अर्थ होता है सीधा स्पष्ट। ठीक है, क्या होता है, सीधा स्पष्ट। मुहावरा लोकोक्ति का भेद क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन दोनों में भेद अर्थ हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि बोधपरक वाक्य का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, 78 नंबर का सवाल है। तो याद रखिए, बोधपरक का जो है वाक्य का मुख्य कार्य हो जाएगा, है ना, सीख देना, ज्ञान देना। तो इसका राइट आंसर आपका बी, शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, जहाँ चाह वहाँ राह किस प्रकार का वाक्य है। तो प्यारे बच्चों, जहाँ चाह वहाँ राह, है ना, तो ये हो जाएगा लोकोक्ति। है ना, यहाँ पे भी क्या दिया जा रहा है, वाक्य के रूप में दर्शाया जा रहा है, अनुभव दे रहा है ना, हमें क्या दे रहा है, एक्सपीरियंस दे रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। चलिए 80 नंबर का सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है 80 नंबर कह रहा है कि दीर्घ मात्रा वाली, है ना, दीर्घ मात्रा वाली मात्राएं हैं, दीर्घ। तो दीर्घ मात्राएं जो होती है, जैसे आ, दुर्गई, दुर्गऊ, इनका उच्चारण उच्च होता है। ठीक है, तो ये लंबा होता है इनका उच्चारण। तो वो टोटल जो मात्राएं हैं वो 3 होता है। कितना होता है, 3। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। चलिए 81 नंबर का सवाल देखते हैं प्यारे बच्चों। घन शब्द में कौन सी मात्रा है। तो घन शब्द जो है ह्रस्व में आता है। ठीक है, इसमें कोई मात्रा ही नहीं है, इसलिए इसको हम ह्रस्व स्वर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ह्रस्व। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, सवाल कह रहा है 82 नंबर में, अर्ध तत्पुरुष किस प्रकार का समास है। तो अर्ध की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो अर्ध तत्पुरुष का मतलब होता है तत्पुरुष। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्ध तत्पुरुष। तत्पुरुष समास का ही एक प्रकार का भेद है। ठीक है, प्रकार है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, तत्पुरुष। ये सब सवाल घुमाने वाला है प्यारे बच्चों, दिमाग घुमाने वाला है। ठीक है, कर्मवाच्य वाक्य में किसका प्रयोग नहीं होता। कर्मवाच्य की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो कर्मवाच्य में जो है ना, कर्ता छिपा रहता है। ठीक है, जो जोर जो पड़ता है वो कर्म पर पड़ता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, नहीं होता है तो वो कर्ता। ठीक है, कर्ता छिपा रहेगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए 84 नंबर का सवाल देखते हैं। कह रहा है कि नातेदार शब्द किस प्रकार का है। तो नातेदार की अगर बात किया जाए, तो नातेदार जो है हो जाएगा, नाता व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नाता से जुड़ा हुआ व्यक्ति। तो नातेदार जो है संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो ये संबंध की अगर बात किया जाए तो हो जाएगा तत्पुरुष। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, आत्मविश्वास में कौन सा समास है, आत्मविश्वास। ठीक है, तो क्या दर्शाता है, ये कहीं ना कहीं आत्म का जो है विश्वास को दर्शाता है। इसमें विशेषण और संज्ञा दोनों का भाव पड़ रहा है। तो जिसमें विशेषण और संज्ञा का भाव पड़ेगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगा आपका क्या, कर्मधारय समास। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तत्सम शब्दों में विशेषता है। तत्सम शब्दों की अगर बात किया जाए, तो तत्सम जो है संस्कृत की भाषा का जो है रूप है। ठीक है, जैसे संस्कृत भाषा से अग्नि, सूर्य, है ना, चंद्रमा, ये सब चीज को लिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका संस्कृत का मूल भाषा हो जाएगा, बी। तद्भव शब्द किससे उत्पन्न हुआ। तद्भव की अगर बात किया जाए, तो ये संस्कृत का ही एक रूप है। संस्कृत से जो भी रूप बिगड़ा है, ठीक है, टूट करके जो बोलचाल में जैसे बिगाड़ दिया है, जैसे किसी का नाम अगर दिनेश रहता है तो दिनेशवा बोला जाता है। तो इसी प्रकार संस्कृत भाषाओं से कोई मतलब बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसका जो है रूप को बदल दिया है, बिगाड़ दिया है। जैसे अग्नि को आग बोला जाता है ना, अग्नि को आग, है ना, भूमि को जमीन। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है वो क्या हो जाएगा, संस्कृत से उत्पन्न हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, देशज शब्दों का मुख्य स्रोत है। तो देशज की अगर बात किया जाए, देशज तो देसी भाषा यानी क्षेत्रीय भाषा जो बोली जाती थी, स्थानीय भाषा, उनसे मिला है। ठीक है, उनसे लिया गया देशज शब्द। ठीक है, देशज भाषा से लोटा हो गया, खटिया हो गया, है ना, बहुत सारे जैसे हम लोग शब्द बोलते हैं। तो ये हो जाएगा क्षेत्रीय भाषा। क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, वाक्यांश किसे कहते हैं। तो वाक्यांश की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो ये शब्द समूह का एक रूप है। से वाक्य जो बनता है बहुत सारे शब्दों का समूह से बनता है। ठीक है, जो एक अर्थ को दर्शाता है ना, एक सेंटेंस। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शब्द समूह। ठीक है, 90 नंबर का सवाल कह रहा है, हिंदी यानी शुद्ध हिंदी में मुख्यतः प्रयुक्त होते हैं। शुद्ध हिंदी की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो शुद्ध हिंदी में जो है वो तत्सम आएगा। क्या आ जाएगा, शुद्ध हिंदी जो है वो संस्कृत का मूल रूप है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका तत्सम हो जाएगा, सी। 91 नंबर का सवाल है, विराम चिन्ह का कार्य है। तो विराम जो होता है रोक देता है। क्या करता है, रोक देता है। ठीक है, वाक्य का विभाजन हो जाता है फिर से, यानी नया वाक्य शुरू हो जाता है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी, यानी वाक्य का विभाजन। ठीक है, वाक्य की पहचान है। तो वाक्य की पहचान की अगर बात किया जाए, तो वाक्य में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का विचार को प्रकट करता है या अपने विचार को प्रकट करते हैं वाक्य में। जैसे रोहन जाता है, गणेश खा रहा है, आम पका है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, विचार भाव को निकाल रहे हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, विचार। ठीक है,
भाषा परिवार में सबसे अधिक भाषाएं हैं, तो भाषा परिवार में सबसे ज़्यादा इंडो आर्यन भाषा बोला जाता है। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? इंडो आर्यन। तो भारत में ज़्यादातर परिवार यही भाषा को बोलता है, इंडो आर्यन को। ठीक है, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। शब्द भंडार का मुख्य मतलब स्रोत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शब्द भंडार, है ना। ये संस्कृत से बहुत सारे भाषाओं को लिया गया, बहुत सारे शब्दों को लिया गया। ठीक है, तो शब्द भंडार की अगर बात किया जाए तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा संस्कृत। 95 नंबर का सवाल देखते हैं प्यारे बच्चों। सुतलेख किसका अभ्यास कराता है? सुतलेख की अगर बात किया जाए तो सुतलेख का मतलब होता है सुनना लिखना, सुन करके लिखना। जैसे शिक्षक कुछ बोलता है और छात्र लिखते हैं, सुतलेख का मतलब ये होता है सुनना और लिखना। ठीक है, 96 नंबर के सवाल को देखते हैं। भाषा कौशल में प्रमुख है, तो भाषा कौशल की अगर बात किया जाए तो भाषा कौशल का प्रमुख रूप क्या होता है ना? भाषा को लिखना, समझ करके लिखना उसको। ठीक है, तो उसका राइट आंसर आपका लेखन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेखन। तुलसीदास की प्रमुख रचना क्या है इनमें से? तो तुलसीदास का इनमें प्रमुख रचना जो हो जाएगा वो चरितमानस हो जाएगा, चरितमानस। ठीक है, 98 नंबर का सवाल कह रहा है कबीर के दोहे मुख्यतः है, तो कबीर के दोहे जो हो जाएगा इनमें बच्चे वो क्या हो जाएंगे? भक्ति और ज्ञान। तो कबीर जो है ज्यादातर दोहा में ईश्वर के प्रति, है ना, ज्ञान को व्यक्त किया है, तो भक्ति और ज्ञान हो जाएगा। 99 नंबर के सवाल को देखिए। निर्गुण भक्ति का प्रमुख लक्ष्य है, तो निर्गुण की अगर बात किया जाए तो ये निर्गुण जो होता है ईश्वर से आनंद उठाते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी अंधविश्वास की बात नहीं किया जाता, ईश्वर के प्रति, है ना, एक इंसान दूसरे इंसान को जो है ईश्वर के प्रति क्या करता है? जागरूक करता है। ठीक है, तो निर्गुण भक्ति का मतलब होता है ईश्वर आनंद। ठीक है, चलिए 100 नंबर के सवाल को देखते हैं। शुद्ध उच्चारण का मुख्य आधार क्या है? तो शुद्ध उच्चारण, शुद्ध का मतलब होता है सही तरीके से, नियम के तरीके से लिखना बोलना। ठीक है, इसका इस्तेमाल कोई करता है? नहीं करता। आजकल के समय में साधु संत भी नहीं करता शुद्ध शब्द, क्योंकि बोलना ही कठिन होता है। ठीक है, से हम भी अगर बोलेंगे तो शुद्ध नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो शुद्ध उच्चारण का मतलब होता है नियम, क्रम के अनुसार। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नियम। तो प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए बहुत मेहनत से नोट्स बनाते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं, है ना, काफ़ी जो है इसमें मेहनत लगता है। ठीक है, तो आपको बस एक लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, काफ़ी, है ना, आप जो है अच्छे मार्क्स लाएंगे और बहुत सारे डाउट आपका क्लियर होंगे। ठीक है, तो बस आपको जो है क्या करना है? लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप सभी के लिए जो है एग्ज़ाम कैसे लिखना है ना, एग्ज़ाम के समय किन किन बातों पे ध्यान देना है, ठीक है, एक लीडरशिप पे अगर वीडियो बने, है ना, और एक मेंटरशिप पे आप सभी के लिए वीडियो बने, तो इस वीडियो में अगर हमारा 100 व्यूज़ आ जाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो जो हो जाएगा एग्ज़ाम, है ना, एग्ज़ाम और टाइम मैनेजमेंट पे। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब टॉपिक है, तो ये ज़्यादातर बताते नहीं है टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जानता सारा क्वेश्चन है लेकिन लिख नहीं पाता, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो इस टॉपिक पे जो है हम ऑफलाइन क्लास में हमेशा बच्चों को बताते हैं और हर साल जो है बच्चों का मार्क्स काफ़ी अच्छा रहता है। तो मेन होता है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस टॉपिक पर अगर वीडियो मतलब लगता है कि बने तो कमेंट में आप बता सकते हैं और वीडियो को शेयर कर दीजिए। इस पर मैं वादा करता हूँ अगर 100 व्यूज़ आ जाए तो मैं टाइम मैनेजमेंट पर वीडियो बना दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो यहीं पे हम वीडियो को अंत करते हैं।